Good morning, student. Today topic is respiratory system. Respiratory system. The definition of respiration. Respiration is a biochemical activities. मतलब respiration होता है वो एक biochemical reaction है in which energy obtained due to oxidation of the food in the living cells. इसमें क्या होता है अपन को energy ऑप्टेन एनर्जी फाइंड होती है, अपन को एनर्जी प्राप्त होती है किससे? ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो उससे एनर्जी मिलती है, वो होता है रेस्पिरेशन। दिस एनर्जी इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी, जो ये एनर्जी होती है वो अपन को एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। केमिकल एनर्जी एंड CO2 इज रिलीज। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? फूड जो रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है? फूड क्या करेगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करके क्या करेगा? CO2 को प्रोड्यूस कर देगा और एनर्जी रिलीज करेगा। वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में स्टोर रहती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आर टू टाइप। फर्स्ट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड देन इंटरनल रेस्पिरेशन। फर्स्ट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को अपन ब्रीदिंग भी बोलते हैं, सांस को छोड़ना और अंदर लेना, और वेंटिलेशन भी बोलते हैं इसको। एब्जॉर्प्शन ऑफ O2 बाय द सेल्स ऑफ एनिमल फ्रॉम द इन्वायरमेंट। इसमें क्या होता है कि जो लिविंग सेल्स होती है वो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेती है। एंड प्रोसेस ऑफ द रिलीजिंग ऑफ द CO2, और क्या करेगी? फूड के ऊपर रिएक्शन करके CO2 रिलीज करती है, इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है? O2 को लेना और CO2 को बाहर रिलीज करना, ये होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में। तो इसमें हो किसके बीच में रहा है? इन एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 टेक प्लेस द बिटवीन इन्वायरमेंट इन द सेल। लंग्स की जो सेल्स हैं उसमें और बाहर के इन्वायरमेंट में O2 और CO2 का जो एक्सचेंज होता है उसी को बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। देन आता है इंटरनल। इट इज़ द फिजिकल एक्टिविटीज, ये एक फिजिकल एक्टिविटीज़ है, कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह नहीं है। इंटरनल रेस्पिरेशन जिसको अपन सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, ये टोटली किस में होता है? इन सेल्स में होता है। यूज ऑफ द O2 by the living being the process of the associated with the production of the CO2 and ATP is called internal respiration. इसमें भी वही क्या लेगा? O2 लेगा और क्या करेगा? CO2 और ATP क्या करेगा? रिलीज करेगा। लेकिन ये प्रोसेस कहाँ होता है? सेल्स में होता है। ये कहाँ होता है? लंग्स में होता है। इंटरनल रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप। इंटरनल रेस्पिरेशन होता है वो टू टाइप का होता है, एरोबिक और एनएरोबिक। ये प्रेजेंस ऑफ O2 एंड एब्सेंस ऑफ O2 की बेस पर होता है। इंटरनल रेस्पिरेशन में फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो O2 की एब्सेंस में होता है। व्हेन द सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेल में जो रेस्पिरेशन होता है वो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको अपन बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। देन आता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। व्हेन द सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ O2, ये एब्सेंस ऑफ O2 की में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन O2 की प्रेजेंस में और ये O2 की एब्सेंस में होता है। देन इंटरनल रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग की बात करें तो ब्रीदिंग कैसे होता है? एयर गोज थ्रू द नोस्ट्रिल। एयर होती है वो सबसे पहले नोस्ट्रिल में जाती है। ये बाहर वाले जो दो चैम्बर होते हैं वो नोस्ट्रिल होता है, तो सबसे पहले एयर है वो नोस्ट्रिल के अंदर जाएगा। नेजल कैविटी, फिर नेजल कैविटी में जाएगा। नेजल कैविटी में प्रेजेंस ऑफ द हेयर एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। अपनी जो नेजल कैविटी होती है, नेजल चैम्बर होता है, उसके अंदर क्या होता है? म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है और हेयर प्रेजेंट होता है। उनका क्या फंक्शन होता है? द स्पाइरल बोन्स क्लीन द एयर एंटरिंग द इनसाइड। ये क्या करता है? एक तो एयर को क्लियर करके भेजता है। क्लियर का मतलब डस्ट पार्टिकल वगैरह प्रिवेंट कर लेगा यहीं पे। एयर दो द हॉट एंड वेट, ये क्या करता है? एयर के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। अगर ज़्यादा हॉट है तो उसको कूलिंग करता है, और अगर ज़्यादा कूल होता है तो उसको थोड़ा सा हीट करके फिर अंदर लेता है, और डस्ट पार्टिकल वगैरह को रोकने का काम करेगा अपने हेयर, नेजल हेयर। The small particle present in the air checked by the mucus while the entering the lungs। ये क्या करता है? एयर को लंग्स में जाने से पहले ही जो म्यूकस होती है अपने नेजल चैम्बर में, वो उसको क्या कर लेगी? प्रिवेंट कर लेगी, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनको, डस्ट पार्टिकल वगैरह को। अपने नेजल्स बोन्स होती है वो 3 नेजल्स बोन्स होती है, प्री मैक्सिला, मैक्सिला एंड एथेनोइड बोन्स। ये नेजल में 3 बोन्स होती हैं। लैरिंग्स इज ए स्ट्रक्चर लाइक ट्राइंगुलर चैम्बर। जो लैरिंग्स होता है वो ट्राइंगुलर शेप का होता है, जो कहाँ है? एपिग्लोटिस के नीचे है। वोकल कॉर्ड आर प्रेजेंट इन द लैरिंग्स विच क्रिएट साउंड।
लेरिंग्स जहाँ पे अपनी आवाज़ साउंड होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, और वो लेरिंग्स में भी कहाँ होती है, वोकल कॉर्ड में प्रोड्यूस होती है। तो वोकल कॉर्ड होता है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। द ओपनिंग ऑफ द लेरिंग्स इज नॉन एज ग्लोटिस। लेरिंग्स की जो ओपनिंग होती है वो कहाँ होती है, ग्लोटिस में होती है। विच ओपन इन द ट्रेकिया, और ग्लोटिस होती है वो ओपन होती है किसमें, ट्रेकिया के अंदर, विंड पाइप के अंदर। देन आता है ट्रेकिया। अगर अपन पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ट्रेकिया फर्दर डिवाइड टू पार्ट, ब्रोंकाई, एंड ब्रोंकाई डिवाइड इन ब्रोंक्योस, एंड ब्रोंक्योस हैव द एल्वोलाई, और एल्वोलाई के नीचे होता है डायफ्राम, होता है वो डोम शेप का होता है। तो फर्स्ट आता है ट्रेकिया। अबाउट द 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, ट्रेकिया होती है वो 12 सेंटीमीटर ट्यूब होती है। इट इज़ द सिचुएटेड बिटवीन द लेरिंग्स टू थोरेसिक कैविटी। ये लेरिंग्स में प्रेजेंट होती है, इसमें लेरिंग्स प्रेजेंट होता है। इट डिवाइड इनटू टू ब्रोंकाई। जो ट्रेकिया होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, जिसको अपन बोलते हैं ब्रोंकाई। सी शेप कार्टिलेज सपोर्ट विद द वॉल ऑफ द ट्रेकिया एंड द ब्रोंकाई। इस ट्रेकिया के अंदर क्या होता है, सी शेप के कार्टिलेज होते हैं। वो सी शेप के कार्टिलेज क्या करते हैं, जो ट्रेकिया होती है उसको कोलैप्स होने से बचाते हैं, प्रिवेंट द कोलैप, मतलब कि इसको पिचकने से बचाते हैं, कि रेस्पिरेशन में अगर एयर बाहर निकल जाती है तो भी इसको पिचकने से बचाने के लिए इसमें क्या होते हैं, सी शेप के कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। लंग्स की बात करें तो लंग्स में आता है, 2 लंग्स आर देयर इन द थोरेसिक कैविटी नियर द हार्ट। अपने हार्ट होता है, 2 लंग्स होते हैं जो कहाँ होता है, थोरेसिक कैविटी में होता है, और कहाँ होते हैं, नियर द हार्ट होते हैं। राइट लंग्स है मेड ऑफ द 3 लॉब्स एंड लेफ्ट लंग्स 2 लॉब्स। जो राइट लंग्स होता है उसमें 3 लॉब्स होते हैं और लेफ्ट वाले में 2 लॉब्स होते हैं। लंग्स आर सराउंडेड बाय द 2 प्लूरा। लंग्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, जो कवरिंग होती है, उसको अपन प्लूरा बोलते हैं, और वो कैसी होती है, डबल होती है। देन प्लूरल फ्लूड इन द फ्लड द बिटवीन द फ्लूरा। दोनों फ्लूरा के बीच में जो फ्लूड भरा होता है उसे अपन बोलते हैं प्यूरल फ्लूड बोलते हैं। लंग से रिलेटेड अगर कोई भी डिजीज होती है तो अपन क्या करते हैं, प्यूरल फ्लूड को निकाल के इसका केमिकल एग्जामिनेशन करते हैं। द प्यूरल कैविटी इज बिटवीन द प्लूरा हैव द नो एयर। दोनों जो प्लूरा होती है, लंग्स के बाहर 2 मेम्ब्रेन होती है, उनके बीच में जो स्पेस होता है उसे अपन प्लूरा बोलते हैं, और प्लूरा के अंदर कोई एयर नहीं होती है, इसके अंदर फ्लूड होता है, प्यूरल फ्लूड होता है। रिब केज होता है जो थोरेसिक केज बनाता है, सराउंडेड बाय द लंग्स एंड गिव द प्रोटेक्शन। ये रिब केज होता है वो क्या करता है, अपने लंग्स को प्रोटेक्शन करने का काम करता है। डोम शेप मस्कुलर डायफ्राम, डायफ्राम होता है वो क्या करता है, डोम शेप होता है, और वो दोनों के बीच को सेपरेट करता है। एब्डोमेन कैविटी और थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करने का काम करता है और डायफ्राम करता है, और ये कैसा है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। डोम शेप मस्कुलर डायफ्राम सेपरेट द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमेन कैविटी। एब्डोमेन कैविटी और थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करने का काम करता है वो डायफ्राम करता है। देन बोथ लंग्स हैव द अबाउट 60 करोड़ एल्वोलाई। जो एल्वोलाई होती है वो 60 करोड़ होती है दोनों लंग्स के अंदर, इसीलिए अपन एल्वोलाई को बोलते हैं द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, क्योंकि जितने भी लंग्स हैं वो सारे के सारे किससे मिलकर बने हैं, एल्वोलाई से। इसमें मोस्टली पार्ट होता है वो क्या हुआ, एल्वोलाई हुआ, इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स बोलते हैं। और जो गैसीय एक्सचेंज की जो मेन यूनिट होती है वो भी क्या होती है, एल्वोलाई होती है। एल्वोलाई आर द मेजर सरफेस फॉर द गैसीय एक्सचेंज। तो गैसीय एक्सचेंज लंग्स में मेनली कहाँ होता है, एल्वोलाई में होता है। द वॉल ऑफ एल्वोलाई इज मेड ऑफ द स्क्वेमस एपिथेलियल। जो इसकी वॉल होती है वो स्क्वेमस एपिथेलियल से मिलकर बनी होती है। एंड ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्योस लाइनिंग सिलेटेड एपिथेलियल। और ब्रोंकाई और ब्रोंक्योस होता है उसकी जो वॉल होती है वो सिलेटेड एपिथेलियम की मिलकर बनी होती है। Then mechanism of respiration. Mechanism of respiration 2 types. First is inspiration and second is expiration. तो इंस्पिरेशन में क्या होता है, इंस्पिरेशन में अपना जो डायफ्राम होता है वो डोम शेप में होता है। तो इंस्पिरेशन कब होगा, जब ये डायफ्राम डोम टू कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। अपना जो रिबकेज है वो कहाँ हो जाएगा, अपर साइड शिफ्ट। तो अपर साइड शिफ्ट होने से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज, और प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। एटमॉस्फेयर में बाहर क्या होगा, प्रेशर हाई होगा। तो एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी, तो एयर है वो अपने हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में मूव करती है, इसे बोलते हैं अपन इंस्पिरेशन। अगेन डायफ्राम डोम टू फ्लैट एंड रिबकेज अपर साइड शिफ्ट ड्यू टू इंटरकोस्टल मसल्स।
तो वॉल्यूम इंक्रीज एंड प्रेशर डिक्रीज, तो एयर एंटर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन में क्या होता है, एंट्री ऑफ द एयर इन द बॉडी इज कॉल्ड इंस्पिरेशन, और इसको नॉर्मल में इनहेलेशन भी बोलते हैं। सांस को अंदर लेना इंस्पिरेशन होता है और इसको इनहेलेशन भी कहते हैं। ये कैसे होता है, इंस्पिरेशन इज द एक्टिव फेज विच आई स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। जो इंस्पिरेशन होता है वो एक्टिव प्रोसेस है, यानी कि इसमें एनर्जी खर्च होती है। क्यों, क्योंकि अपन को कॉन्ट्रैक्शन कराना है, किसमें, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम। एक तो डायफ्राम में डोम टू फ्लैट करेंगे, तो एक तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन कराना। देन इंटरकोस्टल मसल्स, जो अपनी रिब केज की जो मसल्स होती है उनमें भी कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे। व्हेन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन इज बिकम फ्लैट, मतलब ये डोम टू कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। डायफ्राम एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन फॉल डाउन, फॉल डाउन का मतलब डोम टू फ्लैट होगा तो कहाँ जा रहा है, डाउन जा रहा है, फॉल डाउन इन द एब्डोमन एट द सच ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी इंक्रीज। तो इससे क्या हो जाएगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। देखो ये डायफ्राम में डोम है, जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, मतलब कि डाउनवर्ड हो रहा है, किसकी तरफ, एब्डोमन की तरफ डाउनवर्ड हो रहा है, तो इससे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा थोरेसिक कैविटी का। अलॉन्ग विद द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जो अपनी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे रिब केज कहाँ चला जाएगा, ऊपर अपर साइड में। मसल्स एंड आल्सो कॉन्ट्रैक्शन विद द कॉन्ट्रैक्शन रिब एंड स्ट्रैंड ऑफ द आउट एंड अपर साइड। तो रिब के जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण जो अपना रिब केज है वो आउटसाइड यानी बाहर की तरफ, और कहाँ जाएगा, अपवर्ड, बाहर की तरफ और अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इससे भी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण ये डोम टू फ्लैट हो रहा है। रिब केज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण अपना जो रिब केज है वो आउटसाइड में और अपर साइड में, आउट एंड अपर हो रहा है, इससे भी वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो वॉल्यूम इज थोरेसिक कैविटी इज इंक्रीज, तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। बट पर द प्रेशर इज रिड्यूज, लेकिन प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या होगा, एयर का बाहर प्रेशर ज़्यादा होगा और अंदर कम होगा, तो एयर मूव करेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर और एयर एंटर कर जाती है, इसको अपन बोलते हैं इंस्पिरेशन। देन पैसेज ऑफ एयर इज, जो एयर का पैसेज है वो कैसे क्या होगा, सबसे पहले नोस्ट्रिल, then nasal cavity, then internal nodes, pharynx, glottis, bronchi, then bronchioles and alveolar duct, and last part is alveoli। alveoli तक एयर का पैसेज होगा, पाथ होगा। देन आता है एक्सपिरेशन या एक्सीलेशन, तो ये एक्सीलेशन कैसे होगा, बाहर कैसे निकालेंगे, तो व्हेन द इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम मसल्स में क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा। अपने पास पहले था कि डायफ्राम था वो डोम टू फ्लैट हो रहा था, रिब केज अपर साइड शिफ्ट हो रहा था। जैसे इसमें रिलैक्सेशन होगा तो वापस जो इंटरकोस्टल मसल्स में से ये जो रिब केज है वो वापस नीचे आएगा, जो अपना डायफ्राम था वो वापस डोम शेप हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज तो प्रेशर इंक्रीज। अब प्रेशर अंदर इंक्रीज है और बाहर लो है, तो एयर क्या करेगी, अपने हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर जाएगी, इट मीन्स ये बाहर निकल जाएगी। तो रिलैक्सेशन होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो एयर क्या करेगी, अपने हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर जाएगी और ये एयर से लंग से क्या हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगी। द रेस्ट पोजीशन इज एंड द इनएक्टिव फेज, जो एक्सीलेशन होता है, जो एक्सहेलेशन होता है वो क्या होता है, पैसिव होता है, जबकि इनहेलेशन क्या था, एक्टिव प्रोसेस था, क्योंकि उसमें मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाना पड़ रहा था, इसमें रिलैक्सेशन हो रहा है। एट द टाइम ऑफ द एक्सरसाइज एक्सप्रेशन बिकम द एक्टिव फेज, अगर अपन एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उस टाइम अपना जो एक्सप्रेशन होता है वो भी कैसा हो जाता है, एक्टिव फेज में हो जाएगा। रेट ऑफ द रेस्पिरेशन 16 to 12 पर मिनट एट इन एडल्ट, जो रेस्पिरेशन की रेट होती है वो 1 मिनट में 16 to 12 पर सेकेंड होती है। देन वॉल्यूम रिलेटेड रेस्पिरेशन, वॉल्यूम से रिलेटेड रेस्पिरेशन होता है कि वॉल्यूम कितना क्या होता है। तो फर्स्ट इज टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, एट द टाइम ऑफ द इंस्पिरेशन ड्यूरिंग द नॉर्मल
रेस्पिरेशन इन द वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इन द लंग्स। नॉर्मल जो सांस अंदर लेते हैं उसका जितना वॉल्यूम होता है उसको अपन बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल, फोर्सफुल नहीं, नॉर्मल जितना लेते हैं और छोड़ते हैं वो वाला। टाइडल रेस्पिरेशन या एक्सपिरेशन इज 50 ml, ये होता है 500 ml होता है, 500 ml एक साथ नॉर्मल में अपन लेते हैं या छोड़ते हैं वो 500 ml होता है। A healthy man can be inspire या expire at the rate of the 6 to 8,000 ml per minute। और एक मिनट में होता है वो कितना होता है, वो होता है 6 to 8,000 ml होता है पर मिनट में। और वन टाइम में केवल कितना होता है, एक बार सांस छोड़ते हैं या लेते हैं तो उसमें होता है 500 ml, और एक मिनट में हो जाएगा 6 to 8 ml पर मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, फोर्सफुल इंस्पिरेशन एयर द 2500 ml टू 3000 ml, मतलब फोर्सफुल अपन सांस को खींच कर लेते हैं वो हो जाएगा कौन सा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 25 to 300 ml। और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम EXR, इसमें क्या हो जाएगा, फोर्सफुल अपन एयर को बाहर निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, जोर लगा के अपन बाहर निकालते हैं तो वो होता है 1000 to 1100 ml होता है। देन आता है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है कि अपन ने सांस ले लिया और फिर उसको बाहर छोड़ दिया, फिर उसके बाद भी अंदर बचा रहता है, उसको बोलते हैं अपन रेजिडुअल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द एयर विच द रिमेन इन द लंग्स इवन द आफ्टर फेशियल एक्सेलेशन इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम, मतलब पूरा सांस बाहर निकालने के बाद भी जो बच जाता है वो होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। ऑन एन एवरेज इट इज़ द 1100 to 1200 ml होता है। देन कैपेसिटी रिलेटेड ऑफ द रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो कैपेसिटीज होती है, तो फर्स्ट है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी IC, क्या होता है, टेक मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द एयर विच द कैन बी टेकन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन कॉल्ड। तो इंस्पिरेशन कैपेसिटी अपन जोर लगा के कितना सांस अंदर ले लेते हैं तो वो वॉल्यूम होता है, उसको बोलते हैं अपन IC। आपको इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो गया, इसमें इंक्लूड हो जाता है टाइडल वॉल्यूम, अपन ने जो नॉर्मल सांस लिया वो भी इंक्लूड हो गया। XRV, अपन सांस छोड़ेंगे वो भी तो गया है, अंदर ही है, तो वो हो जाएगा। तो इट मीन्स द इसका जो वॉल्यूम होता है वो 3500 ml होता है। और इसमें टाइडल वॉल्यूम, आपने जो नॉर्मल सांस लिया वो, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अपन छोड़ते हैं वो भी तो पहले अंदर रहेगा, तो XRV भी अंदर रहेगा। रेजिडुअल वॉल्यूम जो छोड़ने के बाद लंग्स में बचा रहता है वो भी अंदर ही रहेगा। तो ये तीनों जो क्वांटिटीज़ होती है वो आती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज़। Then expiratory system EC, examination maximum quantity of the air which is in एक्सेलेट आउट ऑफ द कोल्ड इज, अगर फोर्सफुल अपन किसी एयर को बाहर निकालते हैं तो वो हो जाएगा EC। और इज इंक्लूड द TV, इसके अंदर होता है एक तो टाइडल वॉल्यूम और एक होता है EXR, एक्सटर्नल रिजर्व वॉल्यूम, ये हो जाएगा। देन आता है फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम FRC, द टोटल रेजिडुअल क्वांटिटी ऑफ एयर विच रिमेन आफ्टर नॉर्मल एक्सेलेशन इज कॉल्ड द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये बोल रहा है कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है कि अपन फोर्सफुल एयर को निकाल दें उसके बाद में जो एयर बची है वो है। इट इंक्लूड द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रेजिडुअल वॉल्यूम, दिस मेजर इज द 2300 ml, ये 2300 ml होता है और इसमें RV और EXRV होता है। देन आता है वाइटल कैपेसिटी, मैक्सिमम इनहेल एंड मैक्सिमम एक्सहेल एयर इन द लंग्स, लंग्स के अंदर जितनी अपन मैक्सिमम एयर अंदर लेते हैं वो, और मैक्सिमम जितनी फोर्सफुल लगा करके बाहर रिलीज करते हैं उसको बोलते हैं अपन वाइटल कैपेसिटी। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, XRV यानी कि अपन फोर्सफुल अंदर ले रहे हैं वो वाली, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल सांस के साथ अंदर जा रही है वो भी, एक्सपायरेटरी जो अपन फोर्सफुली बाहर रिलीज कर रहे हैं वो भी, सारी मिला के हो जाएगी। तो ये होता है 4600 ml। देन आता है टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी का मतलब होता है कि अपना लंग्स कितना होल्ड कर सकता है। तो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एयर विच कैन बी फिल्ड इनटू द लंग्स, अब मैक्सिमम क्या क्या हो सकता है, एक तो टोटल लंग्स कैपेसिटी वाला में आ जाएगा वाइटल कैपेसिटी, ये ऊपर वाली वाइटल कैपेसिटी XRV टाइडल वॉल्यूम और EXRV, इसके अलावा रेजिडुअल वॉल्यूम जो अपने अंदर बचा हुआ है वो, और ये पूरा होता है 5800 ml। देन आता है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन अपन तब देते हैं जब किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए या किसी पूल में डूब जाने पर अपन ये आर्टिफिशियल ब्रीदिंग करते हैं। तो व्हेन द एक्सीडेंटल एट द ड्रॉवन, या तो एक्सीडेंटल हो जाए किसी अचानक
कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ जाए, द गैस या टॉक्सिसिटी कोई जहरीली गैस आ जाए, या इलेक्ट्रिक शॉक्स कोई करंट वगैरह आ जाए, एंड अदर सर्कमटेंस द ब्रीदिंग स्टॉप, तो उससे क्या होता है सांस रुक जाए तब अपन ये काम में लेते हैं। बट हार्ट ब्रीदिंग रिमेन द कंटिन्यू, तो उस सांस को वापस कंटिन्यू करने के लिए अपन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन करते हैं। मैनी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन आर नॉन एज, इसके अदर मेथड भी है लेकिन यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट दे रखा माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन इन द मोर इफेक्टिव। ये मोर इफेक्टिव ये होता है क्योंकि इजीली अवेलेबल हो जाता है। जैसे बाय लाइनिंग द पेशेंट, सबसे पहले जो स्विमिंग पूल में जो डूबा हुआ पेशेंट है या इलेक्ट्रिक शॉक लगा हुआ है तो उसको सबसे पहले लेटाएंगे। देन क्लोजिंग द नोज ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की नोज क्लोज करेंगे, एंड हिज माउथ ऑन द माउथ ऑफ द पेशेंट, और अपना माउथ उस पेशेंट के माउथ में से अटैच करेंगे। नो एयर, नो गैप फॉर एयर, एयर बाहर नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो अपन जैसे हवा मारेंगे तो वो बाहर निकल जाएगी। देन 12 टाइम पर मिनट, उसको बार बार बीच बीच में रोक रोक के 1 मिनट में 12 टाइम अपन को उसको क्या देना है, रेस्पिरेशन देना है। देन द पेशेंट, इसके बाद में अपन उसके नाक और माउथ को ओपन करके ये देखेंगे कि वो एक्शन नेचुरल सांस छोड़ रहा है या नहीं छोड़ रहा है, इसको बोलते हैं अपन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। देन है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिजीज़। फर्स्ट इज अस्थमा। अस्थमा होती क्या है, एलर्जी होती है जिससे क्या होती है अंदर की जो म्यूकस लेयर होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है तो सांस लेने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो अस्थमा कोज ड्यू टू एलर्जिक फ्रॉम द पोलन ग्रेन, ये एलर्जी के कारण होता है। और एलर्जी किससे हो सकती है, पोलन ग्रेन, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, कोल्ड एंड स्मोकिंग, इन सब से एलर्जी हो सकती है। देन मच म्यूकस इज फॉर्म इन द ब्रोंकाई, इसमें होता क्या है कि जो ब्रोंकाई होती है उसके अंदर म्यूकस ज़्यादा बन जाती है अच्छी अमाउंट में। एट द टाइम ऑफ द फिट इन द एक्सपिरेशन विस्टल लाइक साउंड कम आउट, जैसे ये सांस छोड़ता है तो इसमें एक साउंड प्रोड्यूस होती है। ट्रीटमेंट क्या है, अवॉइडिंग फ्रॉम द एलर्जी कॉजिंग द फैक्टर, जिस चीज़ से एलर्जी है उस चीज़ से क्या रहो, दूर रहो। एंड ब्रोंकियोडाइलेटर, ब्रोंकियोडाइलेटर आता है वो पंप, एंड एंटीबायोटिक मेडिसिन के कारण ऐसा हो सकता है। देन ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, आइटिस का मतलब होता है स्वेलिंग, आइटिस यानी स्वेलिंग, तो ब्रोंकस होता है उसमें क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। तो सिम्टम्स ये होंगे कंटिन्यू कफिंग मच म्यूकस, इसमें क्या होता है लगातार खांसी चलती रहेगी, कफिंग होती रहेगी क्योंकि म्यूकस के कारण। ग्रीन येलो कफ आता है, इसके अंदर जो कफ होगा वो ग्रीन येलो कलर का होगा। कोज क्या होता है, स्मोकिंग, स्मोकिंग करने से क्या होता है जो म्यूकस होता है वो ज़्यादा बनता है। एंड डेस्ट्रॉय द सीलिया, अपने यहाँ सीलिया जो प्रेजेंट होते हैं जो म्यूकस को अंदर की तरफ ढकेलते हैं वो डेस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो उससे क्या है ये इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा म्यूकस, तो उससे क्या चलती है, कफिंग चलती है, खांसी होती है। दैन न्यूमोनिया, न्यूमोनिया में होता क्या है, बाय द लंग्स इन्फेक्शन, इसमें क्या होता है लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। बाई स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई बैक्टीरिया होता है उसका इन्फेक्शन हो जाता है लंग्स में। ड्यू टू इन्फेक्शन एल्वोलाई फिल्ड विद द डेड सेल्स, इसके अंदर क्या होती है जो अपनी WBC होती है, ल्यूकोसाइड्स होती है, वो क्या होती है एल्वोलाई के अंदर डिपॉजिट हो जाती है, उससे सांस लेने में दिक्कत आती है। ट्रीटमेंट क्या रहेगा, एंटीबायोटिक देंगे। एंड ब्रोंकस डायलेटर, ब्रोंको डायलेटर वो पंप वाला। एंड लास्ट आता है एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा में क्या होता है कि जो लोग पत्थर का काम करते हैं, स्टोन का काम करते हैं, तो उनमें क्या होता है पत्थर का डिपोजिशन हो जाने के कारण लंग्स की फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसे बोलते हैं एम्फाइसीमा। तो ड्यू टू एक्सिस स्मोकिंग लंग्स, या तो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है तब। एंड द एल्वोलाई वॉल वॉज द डेस्ट्रॉय, तो इससे क्या होती है एल्वोलर वॉल होती है वो डेस्ट्रॉय हो जाती है। दैन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द लंग्स डिजीज, लंग्स की फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, लंग्स ज़्यादा फैलते नहीं हैं। देन आता है सीलियोसिस एंड एब्सेस्टोसिस, ये होता है स्टोन के कारण, ये स्टोन में काम करने वाले लेबर में होता है। कोज एयर पोल्यूशन, या तो एयर पोल्यूशन के कारण हो सकता है। सच लेबर हु वर्क इन द सिलिका, जो मिट्टी का काम करने वाले लेबर होते हैं या स्टोन का काम करने वाले होते हैं उनमें होता है। फाइब्रोसिस इन द अपर पार्ट ऑफ द लंग्स, लंग्स क्या होते हैं हार्ड हो जाते हैं। देन कैंसर ऑफ द लंग्स, लंग्स में कैंसर कब हो सकता है, कॉजेज बाई स्मोकिंग, स्मोकिंग करने के कारण हो सकता है, क्योंकि स्मोकिंग में जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम क्या जो केमिकल्स होता है वो क्या करता है सेल में अनकंट्रोल सेल डिवीजन करा देता है, तो उसके कारण क्या होता है ये ट्यूमर बन जाती है, उसको बोलते हैं अपन लंग्स कैंसर। और अपना ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, थैंक यू।